नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो पिछले 2 दिनों में आपने देखा होगा कि बहुत सारी उठापटक हो रही है ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और भारत के बीच में, खास करके कश्मीर मुद्दे को लेकर, जिसमें 5 अगस्त 2019 को भारतीय सरकार ने आर्टिकल 370 हटा दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर अपील हुई, कपिल सिब्बल लड़े ऑपोजिशन से और बाद में वो हार गए और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लिया गया डिसीजन था उसको सही ठहराया। इसी के ऊपर ओआईसी ने यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने, जिसमें कई सारे इस्लामिक मुल्क हैं, उन लोगों ने एक लेटर जारी किया ये बताते हुए कि दे आर कंसर्न अबाउट द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब उन लोगों ने क्या कहा एग्जैक्टली वो एक बार पढ़ते हैं उस लेटर से और उसके बाद आगे चर्चा करेंगे कि क्या कहा हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में से और क्यों ये हुआ और क्यों ओआईसी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया भारत के इंटरनल मैटर पे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं। तो ओआईसी ने जो लेटर जारी किया था उसको हम पढ़ते हैं वर्बैटिम और उसके बाद उसको समझने की कोशिश करते हैं, जिसके पश्चात हम एमईए के बारे में बात करेंगे। OIC General Secretariat expresses concern over the Indian Supreme Court's judgment upholding the unilateral actions taken by the Indian government that stripped the special status of the territory of Jammu and Kashmir. मतलब OIC जनरल सेक्रेटरीट ने ये कंसर्न दिखाया है कि भारत ने जो डिसीजन लिया था 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटाने का और सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो सही ठहराया है उसके कंटेक्स्ट में। आगे उन्होंने बताया कि द जनरल सेक्रेटरीट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन expresses concern over the verdict rendered by the Supreme Court of India on 11 December 2023 upholding the unilateral actions taken by the Government of India on 5th of August 2019 that stripped the special status of the territory of Jammu and Kashmir. The General Secretariat, in reference to the decision and resolutions of the Islamic Summit and OIC Council of Foreign Ministers related to the issue of Jammu and Kashmir, reiterates its call to reverse all illegal and unilateral measures taken since 5 August 2019 aimed at changing the internationally recognized disputed status of the territory. अब ये disputed status कैसे बना ये आप सभी जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू इस मुद्दे को यूएन में ले गए थे और जो मुद्दा यूनिलैटरल था, जो सिर्फ भारत का मुद्दा था, उसको बायलैटरल बना दिया, उसको भारत पाकिस्तान का मुद्दा बना दिया। जबकि इस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें जो एक्सेशन करने के लिए इनिशियली कई सारे जो रजवाड़े थे भारत में, जैसे कि जूनागढ़ था, जैसे कि हैदराबाद था, जैसे कि बंगाल प्रेसिडेंसी थी, उन सभी को भारत में जोड़ने के लिए और एक टोटल नेशन बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पर्सनली उन सभी लोगों से बात की थी और सभी जगहों से इसी तरह के डॉक्यूमेंटेशन साइन किए गए थे, जिसके पश्चात धीरे धीरे करके उन सभी को भारत में सम्मिलित किया गया था, इंटीग्रेट किया गया था और एसिमिलेट किया गया था, जिससे कोई भी इंस्टेबिलिटी क्रिएट ना हो, कोई भी नी जर्क डिसीजन का नी जर्क रिएक्शन ना आए। उसी तरह से ये भी एक एक्सेशन डॉक्यूमेंट साइन किया गया था, जहां पर सीधा कंसर्न ये था कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कश्मीर को पूरी तरह से भारत का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इसको ग्लोबल इंटरनेशनल इशू बना दिया गया। इसके पीछे क्या मंशा रही होगी जवाहरलाल नेहरू की, नो वन नोज, क्योंकि इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को कंसर्न नहीं किया गया था। अगर किया गया होता तो शायद ये चीज हाल में नहीं क्रिएट होती। खैर, उसके पश्चात कई सालों तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान हुआ करता था और भारत का एक अलग संविधान हुआ करता था और भारत में जो भी
रिजर्वेशंस, फैसिलिटीज और जो भी बेनिफिट्स आम नागरिक को दिए जाते थे, आम भारतीयों को दिए जाते थे, वो अगर कश्मीर में जाते हैं तो कश्मीर के लोगों को मिलने से पहले वो वहाँ के संविधान के थ्रू और वहाँ के लोकल बॉडी के थ्रू, गवर्नमेंट बॉडी के थ्रू वो फिल्टर होता था। उसके बाद उसको लोगों तक पहुंचाया जाता था, जिसमें वो काफ़ी ही मिनिमल मात्रा में वहाँ के लोगों तक पहुंचता था। इसकी वजह से कश्मीर में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, माइनिंग के कंटेक्स्ट में हो, या फिर कोई भी टूरिज्म इंडस्ट्री काफ़ी ही अच्छी है, उसका भी जिस प्रकार से डेवलपमेंट होना चाहिए था उस प्रकार से नहीं हुआ। वहाँ के जो लोग हैं वो आज भी काफ़ी ही मशक्क़त करते हैं, काफ़ी ही स्ट्रगल करते हैं टू मेक एंड्स मीट। उसके उपरांत जो बाहर से जो लोग जाते हैं कश्मीर में, उन लोगों के लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं है, उन लोगों को भी रोक के रखा गया है। उन लोगों के लिए सिर्फ जो बेसिक लेवल जॉब्स हैं, जैसे कि सफाई की जॉब है, उसी प्रकार की बेसिक लेवल जॉब्स अलाउड है, और उनको कश्मीरियत या वहाँ पर लैंड परचेज करने की परमिशन या इस तरह की कई सारी परमिशंस नहीं दी जा सकती, इसी आर्टिकल 370 के चलते, जिसको 5 अगस्त 2019 को आखिरकार भारत सरकार ने हटा दिया। तो अब इसके बाद जिस तरह से गुजरात में बैठा हुआ इंसान महाराष्ट्र में जाके इन्वेस्ट कर सकता है, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकता है, और फिर भी वो भारतीय रहेगा और उसको सभी सुविधाएं और सभी बेनिफिट्स मिलेंगे महाराष्ट्र के, उसी तरह से आज राजस्थान या XYZ पूरे भारत में से किसी भी स्टेट का नागरिक कश्मीर जा सकता है, वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है, रियल एस्टेट खरीद सकता है, बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, जॉब कर सकता है, और वहाँ पर वहाँ की जो इकोनॉमी है, उस स्टेट की जो इकोनॉमी है, उसको बेनिफिट पहुँचा सकता है, जिससे वहाँ की इवेंचुअली जो इकोनॉमी है वो ग्रो ही करेगी, ना कि श्रिंक होगी। जिस तरह से गना लीडर ने, यानी कि गुलाम नबी आज़ाद ने बताया है। तो इसके चलते भारत सरकार ने ये निर्णय लिया था, जिसकी हम सराहना करते हैं, और उसी के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा ड्रामा चला कि ये जो भारत सरकार ने एक्शन लिया है वो गलत है, और उसको यानी कि आर्टिकल 370 को फिर से रीइंस्टेट किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों साइड्स की दलील सुनने के बाद ये बताया कि ये जो पूरा मैटर है आर्टिकल 370 का, वो सही है, भारत सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो सही है। और अब उसके पश्चात रिसेंटली राज्यसभा में कई सारे ऐसे बिल्स पास हुए हैं जिससे कश्मीर में रहने वाले SC, ST और अन्य कई लोगों को अलग अलग प्रकार के बेनिफिट्स दिए जाएंगे, जॉब्स में रिजर्वेशंस मिलेंगे और अन्य कई प्रकार के बेनिफिट्स मिलेंगे। तो वापस आते हैं OIC पर, जहां पर OIC ने जो लेटर इशू किया है उसमें उन्होंने जो कहा है कि भाई इसको वापस किया जाए, उसको वापस लिया जाए भारत सरकार द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। उसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने ये स्पष्ट कर दिया कि ये जो डिसीजन लिया गया है वो कुछ ऐसी ताकतों के प्रेशर के अंडर में लिया गया है जो खुद ह्यूमन राइट्स को हर आए दिन वायलेट करती रहती हैं और अन्य कुछ भी इल्ज़ाम लगाए। अब उन्होंने किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का नाम नहीं लिया है, लेकिन ये स्पष्ट है कि कौन ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता है फ्रीक्वेंटली और कौन इन OIC कंट्रीज में से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करता है। जिसमें स्पष्ट है पाकिस्तान है, तो उसका नाम लिए बिना अरिंदम बागची ने सीधा निशाना दागा है कि पाकिस्तान का प्रेशर हम नहीं ये करेंगे, बेयर करेंगे, हम लोग नहीं उसको कंसिडर करेंगे, और इसको साइडलाइन कर दिया गया, इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। तो ये था एक पूरा मैटर जो OIC का लेटर था, और उसके सामने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो रिस्पॉन्स दिया उसके बारे में। काफ़ी ही सही रिस्पॉन्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा दिया गया है, और इसकी हम सराहना करते हैं। दिस इज प्योरली internal matter of India, and Pakistan or any other country in the world should not involve themselves or interfere with the internal matter of a sovereign country
दैट इज इंडिया, दैट इज भारत। अगर आप अग्री हैं तो नीचे कमेंट में लिखें। और आगे अब ये देखते हैं कि क्यों ओआईसी ने, जिसमें कई सारी कंट्रीज हैं, अगर ओआईसी की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बात करते हैं, तो उसमें कई सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें यूएई है, जिसमें बहरीन है, तुर्की है, फिर पाकिस्तान है और अन्य बहुत सारी कंट्रीज, ईरान है, इराक है, जो सभी इस्लामिक कंट्रीज हैं, तकरीबन 57, वो सभी कंट्रीज इसमें जुड़ी हुई हैं। इनमें से कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके रिश्ते भारत के साथ अच्छे हैं, जैसे कि सऊदी अरब हो गई, जैसे कि यूएई, जैसे कि बहरीन, जैसे कि इजिप्ट। इन सभी कंट्रीज के रिलेशंस भारत के साथ काफ़ी ही अच्छे हैं। फिर भी उन्होंने इस प्रकार का लेटर क्यों जारी किया? अगर आपके मन में ये सवाल उठता है तो ये काफ़ी ही सटीक है, लेकिन इसका जो जवाब है वो भारत में नहीं। जी हाँ, इसका जो जवाब है वो भारत में नहीं बल्कि इजराइल में है। हाल में जो इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है गाजा में, उसके ऊपर शुरुआत से ही यूएई, सऊदी अरब और बहरीन जैसी कंट्रीज ने उसको, यानी कि हमास के एक्शंस को अपोज किया है और इजराइल का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली साथ दिया है, जिसके चलते बहुत सारे ओआईसी के मेंबर्स काफ़ी ही नाराज चल रहे थे। ये जो उन लोगों का गाजा को, यानी कि हमास को जो अपोज करने का या फिर इनडायरेक्टली इसराइल को सपोर्ट करने का रीज़न है, वो बेसिकली ये है कि हमास के, यानी कि पैलेस्टाइन के लोग पूरी दुनिया में इतने सालों में जहाँ कहीं भी गए हैं, उन लोगों ने गंदी मचाया है, चाहे वो सऊदी अरब में हो, चाहे वो जॉर्डन में हो, चाहे वो इजिप्ट में हो, या कहीं भी दुनिया में। इसी वजह से आज कोई भी इस्लामिक नेशन उन लोगों को अपने वहां पर शरणार्थी के तौर पर, असाइलम सीकर वीजा पर भी शरण देने के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ, गाजा के जो लोग हैं, पैलेस्टाइन के जो लोग हैं, चाहे वो गाजा से हो, चाहे वो वेस्ट बैंक से हो, उन लोगों को कोई भी इस्लामिक कंट्री अपने वहां पर शरण देने के लिए रेडी नहीं है। और वे चाहते हैं, खास करके ये जो बड़ी कंट्रीज हैं जो अपने वहां पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्रिएट करना, डेवलप करना चाहती हैं, वे लोग ये मानते हैं कि अगर ऐसे उग्रवादियों का साथ दिया जाए तो वो आने वाले समय में उन लोगों के लिए भी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, जैसा कि इतिहास बताता है। तो इसी के चलते उन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसराइल का साथ दिया और ओआईसी के बाकी के कंट्रीज इससे काफ़ी ही नाराज चल रहे थे। तो अब इससे भारत का क्या रिश्ता है, इसको एक चेस की छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो अगर कोई चेस एक्सपर्ट हो या मॉडरेट प्लेयर भी हो, और वो अगर कोई ऐसी कंडीशन में फंस जाता है जहां पर उसका जो किंग है, उसका जो राजा है, वो कॉर्नर हो जाता है, तो उस समय वो जो प्लेयर है वो इस तरह की चाल चलता है जिससे कोई छोटा सा पॉन या दूसरा उसका कोई भी प्यादा मार दिया जा सके, जो कि एक इजी बेट हो, जिससे ओपोनेंट का ध्यान दूसरी तरफ चला जाए और यहाँ से किंग को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जाए या फिर फोर्टिफिकेशन हो पाए। उसी प्रकार का कुछ यहाँ पर किया गया है ओआईसी द्वारा, जिसमें सऊदी अरब और यूएई और अन्य कंट्रीज भी शामिल हैं। ऐसा हमको दिखाई पड़ता है कि खुद को उस इजराइल वाले बड़े मैटर में से बाहर निकालने के लिए, लोगों को ओआईसी कंट्रीज का ध्यान वहां से हटाने के लिए ये एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया है भारत के लिए, जहां पर उनको क्लियरली पता होना चाहिए कि इस स्टेटमेंट से भारत ने जो इंटरनल डिसीजन लिया है, जो भारत का इंटरनल मैटर है उसके ऊपर, और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जो अपहेल्ड किया है उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिसीजन को, उससे उन लोगों के स्टेटमेंट से उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये चीज़ उन लोगों को भी स्पष्ट होगी, और ऐसी ही चीज़ सिर्फ ओआईसी ही नहीं, सिर्फ ऐसी कंट्रीज ही नहीं बल्कि भारत भी करता है। और जैसा कि हम सभी ने रिसेंटली देखा कि यूएन में एक फिर से सीज फायर का एक प्रस्ताव रखा गया, जिसमें भारत ने उसके फेवर में वोटिंग किया, जो अभी तक इसराइल के फेवर में था। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि
वहाँ पर इसी के साथ, इस सीज फायर के साथ, वहाँ पर जो हॉस्टेजेस रखे गए हैं उनको भी हमास तुरंत ही लौटाए, ऐसी भारत द्वारा अपील भी की गई है। अगर आपने नहीं देखा तो जो रुचिरा कंबोज है उनका वीडियो अवेलेबल है ऑनलाइन, आप जाके देख सकते हैं उनका वीडियो, और उसमें ये चीज़ काफ़ी स्पष्ट हो जाएगी। काफ़ी सारे मीडिया चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में भी ये चीज़ बहुत ही क्लियरली अवेलेबल है। तो इसी के चलते भारत ने पैलेस्टीनियंस का भी साथ एक तरफ से दिया है, ताकि दुनिया में एक जो बैलेंस अप्रोच होना चाहिए उस तरह का अप्रोच भारत का दिखे। तो इस प्रकार की जो चाल है, इस प्रकार के जो स्टेप्स हैं, वो सभी कंट्रीज द्वारा लिए जाते हैं जियो पॉलिटिक्स में, और इवन लोकल पॉलिटिक्स में भी लिए जाने चाहिए, जो ज़्यादातर पॉलिटिशियंस लेते भी हैं। तो इस स्टेप से उतना जो मीडिया में एक हाइप क्रिएट किया गया है कि भारत के अगेंस्ट में इन कंट्रीज ने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया, वो हाइप नहीं होना चाहिए। उसका कोई मतलब नहीं है, इस स्टेटमेंट का कोई भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। इसी के साथ आपको क्या लगता है? अगर हमारी बात आपको सही लगती है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। इसके अल्टरनेटिव में भी अगर आपको कोई और ऑप्शन, अगर कोई और रीज़न लगता है कि इसका कोई और भी रीज़न हो सकता है ओआईसी द्वारा ये जो लेटर, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है उसका, तो उसको भी कमेंट में हमारे साथ ज़रूर साझा करें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।